हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट ऑफ सेंटेंस। दोस्तों, पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया था पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के अंतर्गत हमने पार्ट ऑफ वर्ब पढ़ लिए थे। मैंने वर्ब को पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज हम उसके आगे का डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। विधेय के भाग। दोस्तों, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था प्रेडिकेट को तीन भागों में बांटा गया है। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म, कॉम्प्लीमेंट पूरक कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने वर्ब के बारे में कल डिस्कस किया था। वर्ब को हमने पढ़ा था, डिटेल स्टडी नहीं की थी। डिटेल स्टडी इसलिए नहीं की थी क्योंकि हम वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ने वाले थे। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम वर्ब को बस उतना पढ़ेंगे जितना हमको सेंटेंस में ज़रूरत है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने ये पढ़ा था वर्ब होता क्या है। वर्ब एक्चुअली वर्ब मीन्स क्रिया होती है, और क्रिया क्या होता है, हमारे द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, अर्थात हम जिस कार्य को करते हैं उसे क्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने कल स्टडी कर ली थी, डिटेल स्टडी की थी। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहली बात है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली परिभाषा है ये हमारी, क्या है, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, राम ने मुझे समझाया। सॉरी गाइस। राम ने मुझे समझाया। फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है राम। राम का कार्य क्या है, राम का कार्य है समझाना। लेकिन ये जो काम राम का की हुआ है, राम के द्वारा जो काम किया गया है वो किसके लिए हुआ है, वो मेरे लिए हुआ है। ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, तो यहाँ पर राम के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मुझ पर। कर्म क्या है, कर्म है मुझे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक दूसरी परिभाषा इसकी पहले समझ लीजिए। दूसरी परिभाषा क्या होती है, वाक्य में कर्ता काम को जिसके लिए करता है, जिसके लिए करता है
उसे कर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वाक्य में कर्ता काम को जिसके लिए करता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ पर देखिए, राम ने काम किसके लिए किया? मेरे लिए किया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर मेरे द्वारा काम क्या किया जा रहा है? पढ़ने का। लेकिन उस पढ़ने, मेरे कार्य का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? किसको पढ़ा जा रहा है? पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अगर पुस्तक ना होती तो शायद मेरा काम भी ना होता। मेरे पास पेन ना होती तो शायद मैं आपको पढ़ा ना रहा होता। मेरे पास फोन ना होता तो शायद मैं आपको पढ़ा ना रहा होता। ठीक है ना। दूसरा, जैसे मोहन तुम्हें पढ़ाता है। मोहन तुम्हें पढ़ाता है, यहाँ करता क्या है? यहाँ करता है मोहन। और काम क्या कर रहा है मोहन? मोहन का कार्य है पढ़ाना। लेकिन किसे पढ़ा रहा है? किसे पढ़ा रहा है? जिसे पढ़ा रहा है वो क्या है? वो कर्म होगा। ठीक है, मोहन यहाँ किसे पढ़ा रहा है? तुम्हें पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या है? तुम्हें ऑब्जेक्ट है, और इसमें पुस्तक ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है कर्ता का के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट होते कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, या आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? तो लिखिए, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो इनडायरेक्ट, पहले हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने से पहले इसको साफ कर लेते हैं, फिर ऊपर से समझते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एक बार समझ लीजिए। इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बस उसको आप समझ लीजिए। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी न किसी के नाम होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव नाम होते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये सदैव नाम होते हैं। सदैव नाम होते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सदैव नाम होते हैं। और अगर ये नाम होते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये नाउन होते हैं, है ना। ये नाउन होते हैं। यह सदैव नाउन होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई भी नाम हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एक दो सेंटेंस बोलता हूँ। मेरा भाई कानपुर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कानपुर है। और कानपुर है क्या? कानपुर तो नाम है ना, किसी का। किसका नाम है? कानपुर एक प्लेस का नाम है, एक स्थान का नाम है। ठीक है, दूसरा मान लीजिए, मेरे पिताजी ने रमेश को पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखा? दूसरा सेंटेंस, मेरे पिताजी ने रमेश को पढ़ाया। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रमेश, क्योंकि सब्जेक्ट तो है मेरे पिताजी, क्योंकि वाक्य में कार्य कौन कर रहा है? पिताजी। मेरे पिताजी कार्य कर रहे हैं तो कर्ता हो गया मेरे पिताजी, और पिताजी के द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। पिताजी का कार्य क्या है? पढ़ाने का।
और किस जिसे पढ़ा रहे हैं अर्थात उनके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रमेश है। तो समझ आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव नाम होते हैं और नाम हमेशा किसके अंतर्गत लिखे जाते हैं, नाम हमेशा नाउन के अंतर्गत लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा समझते हैं क्या है। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव प्रोनाउन होते हैं, बस इतना समझना है। यह सदैव क्या होते हैं, यह सदैव प्रोनाउन होते हैं, यह सदैव प्रोनाउन, हिंदी में प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, यह सदैव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और आपको पता है प्रोनाउन क्या होते हैं, हाँ आप नहीं पता तो देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं, जैसे मी हो सकता है, मी किसका ऑब्जेक्ट है, मी आई का ऑब्जेक्ट है। हिम हो सकता है, हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का है। हर है, शी का है। देम है, दे का है। इट है, इट का है। फिर अस है, वी का है। ठीक है, और क्या बचा, वी हो गया, यू बचा, यू है, यू किसका ऑब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सदैव दोस्तों, ये सदैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक नोट और समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है एक ही वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब दोनों ऑब्जेक्ट एक वाक्य में एक साथ लिखे जाएं तो सदैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए कैसे लिखा जाता है देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा हो सूरज ने तुम्हें एक किताब दी। देखिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा, सूरज ने तुम्हें एक किताब दी। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है। यहाँ काम कौन कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है सूरज, जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया। फिर क्या ढूंढना होता है, फिर ढूंढना होता है वर्ब। वर्ब क्या है, सूरज के द्वारा कार्य कौन सा हो रहा है, देने का। ठीक है ना दोस्तों, देना वर्ब हो गई। अब यहाँ पर हमको दो चीजें मिली, एक तो मिला तुम्हें, दूसरा मिला एक किताब। किताब क्या है दोस्तों, किताब एक नाउन है क्योंकि यह नाम है ना। एक पुस्तक है और पुस्तक सदैव नाउन के अंतर्गत आती है, किताब हमेशा नाउन के अंतर्गत आती है। कैसे आती है वो हम डिटेल में पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ेंगे। और तुम्हें, तुम्हें एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो जब हम एक सेंटेंस में इसको फ्रेम करते हैं तब कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले कौन सा प्रोनाउन लिखा जाता है, कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे तो देखिए, सूरज ग्यो, सूरज ने दी, क्या दी, एक किताब, किसे दी, तुम्हें दी। ठीक है, सूरज ग्यो किसको दी, यू, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। और क्या दी, एक किताब, अ बुक। समझ में आया। चलिए इस तरह से एक दूसरा सेंटेंस भी ले लेते हैं। मेरे भाई ने उसे गणित पढ़ाया। यहाँ पर भी दोस्तों दो ही ऑब्जेक्ट हैं, पहला उसे, दूसरा गणित, क्योंकि गणित एक सब्जेक्ट का नाम है और जो नाम होते हैं वो सदैव नाउन होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और बनाते हैं। माय ब्रदर टाट, मेरे भाई ने पढ़ाया, किसे पढ़ाया, उसे पढ़ाया।
ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम क्या पढ़ाया? मैथमेटिक्स। ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसके आगे थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए कभी कभी आपसे अगर कह दिया जाए कि आप इस सेंटेंस को या इसी सेंटेंस को सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करके बनाए, तब क्या होगा? तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना होता है। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं तो वाक्य ऐसे बनता है। लेकिन जब कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करना हो तो क्या करते हैं? तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको एक नोट के अंतर्गत लिख लीजिए। क्या है? जब कभी वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखना हो तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में टू का प्रयोग वाक्य के पहले किया जाता है, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। यही दोनों सेंटेंस हम किसके यूज से बनाते हैं? अभी हमने बनाया था सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा था पहले, लेकिन अब हम करेंगे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस सेम है। सूरज ने तुम्हें एक किताब दी। सूरज ने तुम्हें एक किताब दी। ठीक है, क्या बनेगा? सूरज गिव अ बुक टू यू। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया है, जबकि यहाँ पर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? बस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या कर दिया है? टू का यूज कर दिया है। अब इस सेंटेंस को बना लेते हैं। ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, यही लिखा है, बस बना लेते हैं। क्या है? मेरे भाई ने उसे गणित पढ़ाया। माई ब्रदर taught mathematics to him। मेरे भाई ने उसे क्या पढ़ाया? मेरे भाई ने उसे गणित पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? चलिए एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट होता है कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, या इसको हम दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में कह सकते हैं कि कर्ता कार्य जिसके लिए करता है, या हम कार्य को जिसके लिए करते हैं उसे कर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमने पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस में कर्म दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? पहला तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव नाम होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं, मतलब किसी न किसी के नाम होते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आप पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक बोलते हैं, पूरक कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी लेंदी होती जा रही है, लेकिन इसके बारे में बस एक लाइन में बता के फिर इसको हम एक नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। आप कह सकते हो जिसके बगैर वाक्य अधूरा रह जाए, जिसके बगैर वाक्य का कोई अर्थ ही ना निकले, जिसके बगैर वाक्य पूरा ही ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? उसे पूरक कहते हैं। जैसे हम अपने शरीर की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारी जो आंखें हैं, दोनों आंखें एक दूसरे की पूरक हैं, दो हाथ हैं एक दूसरे के पूरक हैं, दो पैर हैं एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, अगर इन दोनों में से कोई एक इफेक्टेड हो जाए, अगर कोई एक भी इफेक्टेड होता है तो हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारा एक पैर टूट जाए तो क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते, नहीं दौड़ सकते, है ना दोस्तों। उसी तरह एक आँख हमारी, अगर आँख हमारी ख़राब हो जाए तो क्या हम ठीक प्रकार से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ठीक से, है ना। जैसे हम दोनों आँखों से देख रहे हैं वैसे एक आँख से नहीं देख पाएंगे, है ना। और लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, लोग अपशगुन भी मानते हैं कि सुबह सुबह हमने एक आँख के व्यक्ति को देख लिया, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। जैसे मान लीजिए हम जो स्लीपर पहनते हैं, दोनों स्लीपर नहीं होंगे तो फिर हम नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की पूरक है। कभी हम ऐसा नहीं करते कि एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की चप्पल पहन ली, है ना, एक मम्मी की और एक पापा की पहन ली, ऐसा नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि वो हमको अच्छा ही नहीं लगता, एक दूसरे के पूरक ही नहीं है वो, है ना। वो अलग की बात है कि घर में अगर टहल रहे हैं तो पहन लिया, इधर उधर कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि वो देखने में ऑड लगता है ना। तो क्या है कॉम्प्लीमेंट? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? वह शब्द होता है या वह शब्द या शब्द समूह होता है जिसके बगैर वाक्य अधूरा रह जाए, ठीक है दोस्तों। तो कॉम्प्लीमेंट दोस्तों एक थोड़ा सा लेंदी लेक्चर है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।